हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसेक्ट एज ए पेस्ट के बारे में। इंसेक्ट एज ए पेस्ट जो कि बीएससी फर्स्ट सेम में यहाँ पे अपने सिलेबस में है। तो 3 इंसेक्ट्स है अपने सिलेबस में, ट्राइबोलियम, राइजोपर्था एंड साइटोफिलस। तो ये 3 इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि किस प्रकार से अपनी एज ए पेस्ट ये काम करते हैं। पेस्ट मीन्स क्रॉप और जो अपना अनाज है उसको वो ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इनको इसलिए पेस्ट है वो बोला जाता है। ये इंसेक्ट लाइक मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज, गेहूँ, चावल, ऐसे मक्का जैसे अनाज के ऊपर है वो ये काइंड ऑफ अटैक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं उनको। और जैसे कि गेहूं को है वो कभी कभी आटा बना देते हैं, तो वो उस प्रकार के ये पेस्ट है। तो शुरू करते हैं ट्राइबोलियम से, स्टार्ट विद द ट्राइबोलियम। कैस्टेनियम उसकी स्पीसीज है, ट्राइबोलियम उसका है वो जीनस है। तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन अगर फाइलम की बात करें उनका ऑर्थोपोड्स है, इंसेक्टा उसकी क्लास है, ऑर्डर उसका है वो कोलियोप्टेरा है, और फैमिली इसकी है टिनिब्रोनिडी है, एंड ट्राइबोलियम जीनस है। और कैस्टेनियम स्पीसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर आप इमेज देख पा रहे हो ट्राइबोलियम की, कुछ इस प्रकार का है वो ये इंसेक्ट दिखता है। और लेंथ में, उसकी लंबाई में ये लगभग है वो 3 to 4 mm लेंथ का है वो। इतना बड़ा ये देखने, इतना छोटा सा होता है, 3 to 4 mm लेंथ का होता है। और इसका काइंड ऑफ जो इलित्रा वाला है, जो अपर सरफेस है, अपर जो विंग होता है, जो काइंड ऑफ 4 विंग जिसे हम बोले, अपर वाला जो ऊपर वाला जो विंग जो कि नीचे वाले विंग को कवर किए रखता है, वो विंग है वो काइंड ऑफ हार्ड होता है, स्ट्रक्चर उसकी हार्ड होती है। और स्केलेटन, प्रोटीन एंड काइटिन वगैरह से ये बनता है। काइटिन का इसके ऊपर डिपोजिशन होता है, तो ये थोड़ा हार्ड होता है स्ट्रक्चर इसका, तो हार्ड होता है और पूरे नीचे वाले विंग को कवर किए रखता है। इसकी वजह से ये उड़ने में भी ज़्यादा कैपेबल नहीं होता, कम ही उड़ता है फ्लाइंग में। इसलिए इसके ऊपर वाले जो विंग है, 4 विंग, जो कि काइटिन से बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं इलाइट्रा। ये इलाइट्रा है। इलाइट्रा यहाँ पे इस पे काइटिन का डिपोजिशन है वो देखने को मिलता है। इस इलाइट्रा के ऊपर उभार आप देख पा रहे हो, ये इससे लाइन में उभार देख पा रहे हो, तो ये उभार भी देखने को मिलते हैं इस पे। डिस्टिंक्ट राइजेज ऑन द इलित्रा। इलित्रा पे है वो राइजेज, उभार है वो बहुत सारे ऐसे लाइन में है वो देखने को मिलता है। और इसके कलर की बात करें, ट्राइबोलियम के कलर की, तो उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का है ये कलर इसका वो देखने को मिलता है। देन इसके एंटीना की बात करें, जो कि हेड पार्ट पे है वो एंटीना देखने को मिलता है, जो कि सेगमेंटेड होता है, थिन होता है, पतला होता है, और सेगमेंटेड इसका है वो हेड, इसका एंटीना देखने को मिलता है। बॉडी की शेप आप देख ही सकते हो, ओवल शेप है बॉडी पूरी। एंड ये यहाँ पे पुअर फ्लायर होते हैं, उड़ते नहीं है इतने ज़्यादा, फ्रिक्वेंटली फ्लाई नहीं करते हैं, पुअर फ्लायर होते हैं। अनाज के ऊपर ये क्राउलिंग करके चलते रहते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हुए रहते हैं। एंड विंग आर मेम्ब्रेनियस, इनमें मेम्ब्रेनियस विंग होता है, एंड लोकेटेड अंडरनीथ द इलित्रा। इलित्रा है उसके नीचे है वो विंग देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादातर ये उड़ते नहीं है, क्राउलिंग वगैरह ये है वो करते हैं। तो अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ट्राइबोलियम कैस्टेनियम इज ए कॉमन पेस्ट दैट इनफेक्ट स्टोर ग्रेन प्रोडक्ट। ओके, जो अनाज है वो स्टोर किए रखते हैं, लाइक गोदाम में गेहूं स्टोर किया हुआ है, चावल और मक्का वगैरह स्टोर जो अनाज होता है उसके ऊपर ये इन्फेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग फ्लोर, आटा वगैरह के ऊपर भी, एंड लाइक सीरियल, ग्रेन एंड वेरियस प्रोसेस फूड। तो इनको अगर ये अनाज नहीं मिलता है, लाइक गेहूं वगैरह, चावल, वो नहीं मिलता, तो वो प्रोसेस फूड के ऊपर बाद में उनको अटैक करना पड़ता है। प्रोसेस फूड लाइक पास्ता, जो कि पैकेट्स में स्टार्च कंटेनिंग जो फूड होता है, लाइक पास्ता वगैरह, उनके ऊपर मैगी और पास्ता पे ये इन्फेक्ट देन करते हैं। एंड प्रोडक्ट लाइक पास्ता, ओके, उन पे ये इन्फेक्ट करते हैं। देन हम इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। वो सारे इंसेक्ट एनिमल्स जो कि ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर, चाहे ह्यूमन के लिए वो बेनिफिशियल हो चाहे वो हार्मफुल हो, वो दोनों सारे ही हम वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ही पढ़ते हैं। और ये वाले जो पेस्ट ट्राइबोलियम, ये हार्मफुल ही होते हैं ह्यूमन के लिए,
तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम हार्म ही इनका है वो पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये हार्म पहुंचाते हैं ह्यूमन को, लाइक ह्यूमन इकोनॉमिक वगैरह। सो फर्स्ट पॉइंट है डैमेज टू स्टोर फूड प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली अगर उनको इन्फेक्ट करेंगे अनाज वगैरह को तो उनको तो डैमेज भी करेंगे ग्रेन को। सो वाइड रेंज ऑफ स्टोर ग्रेन, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के स्टोर ग्रेन को ये इन्फेक्ट करते हैं, लाइक जैसे गेहूँ एक कैटेगरी हो गई, चावल एक कैटेगरी हो गई, मक्का एक कैटेगरी हो गई। तो अलग बहुत सारी वाइड रेंज की ये अनाज को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि ओनली गेहूँ को ही करते हैं, ओनली व्हीट को ही करते हैं। तो वो उनकी ट्राइबोलियम की रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। एंड कैन पेनिट्रेट पैकेजिंग मटेरियल्स एंड कंटामिनेटेड। तो लाइक पैकेजिंग मटेरियल, लाइक अगेन जो मैगी पैकेजिंग में आती है, पास्ता पैकेजिंग में आते हैं, उनको पेनिट्रेट करके पैकेजिंग को उनको इन्फेक्ट करते हैं ये। एंड लीडिंग क्वालिटी डिग्रेडेशन, और उनकी जो क्वालिटी होती है, लाइक उसमें जो फ्लेवर है, टेस्ट है, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। उसमें से जो स्मेल आती है उसको डिग्रेड करके उसमें से बैड स्मेल से वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ओडोर ऑफ ओडोर। ओके, तो उसमें से स्मेल, गंदी स्मेल आने लगती है। तो वो सब यहाँ पे वो देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ लाइक मेज, राइस, बीन, पी एंड सोरगम एंड व्हीट कुछ कैटेगरी दे रखी है। तो वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी होती है उनकी स्टोर ग्रेन की, जिन पे ये इन्फेक्ट करते हैं। देन सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट कंटामिनेशन। तो प्रोडक्ट को फिर कंटामिनेशन भी क्योंकि इनके ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, तो इन्फेक्ट उनको खाने के बाद में उनका जो अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो फिकल मटेरियल के फॉर्म में है, वो एक्सक्रीट भी करते हैं। तो लाइक मल मूत्र जो होता है उनका, तो वो अनाज के ऊपर ही आ जाता है। तो अनाज है वो उनके मल मूत्र या फिर फिकल मटेरियल्स से है वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं। एंड उसी के साथ में बहुत सारे पैथोजन्स और बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं अनाज में। तो पैथोजन और बैक्टीरिया से भी है वो काइंड ऑफ वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। एलर्जेंस, बहुत सारे एलर्जेंस, एंटीजन्स है वो आते हैं इनके साथ में, जो कि फूड बॉर्न इलनेस को है वो प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो ये सब है वो देखने को मिलता है। फिर रैपिड रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है, बिकॉज हम देखते हैं कि इनका 7 से 8 महीने तक का ही लाइफ स्पेन होता है एडल्ट का। उस 7 से 8 महीने में ये एक बार रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो फीमेल एक बार ही में ही है वो रिप्रोड्यूस करने में ऑलमोस्ट 200-300 एग्स है वो लेइंग करते हैं। तो एक फीमेल 200-300 एग तक है वो ले कर देती है, जिनसे वो 200-300 लार्वा बनते हैं, 200-300 प्यूपा और एडल्ट बन जाते हैं। एक फीमेल से 200-300 तक है वो काइंड ऑफ है वो ये इंसेक्ट है वो बन जाते हैं। तो बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है, जिससे इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्विकली है वो बढ़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इनका बहुत ज़्यादा क्विकली है वो ग्रोथ करता है, तो जिससे वो अगेन इकोनॉमिकली हार्मफुल होगा ह्यूमन के लिए। सो एंड फोर्थ पॉइंट है कि रेजिस्टेंस टू कंट्रोल मेथड। सो जो कि कंट्रोल मेथड जो हम अपनाते हैं इनको वो कंट्रोल करने के लिए, लाइक पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल हम स्प्रे करते हैं इनको वो रोकने के लिए। इन इंसेक्ट को रोकने के लिए अपन पेस्टिसाइड्स सीक्रेट करते हैं। पेस्ट को रोकने के लिए, पेस्ट को नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स वो सीक्रेट करते हैं। तो वो बहुत सारे इंसेक्ट्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है। वो जो केमिकल होते हैं पेस्टिसाइड्स, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है उन इंसेक्ट्स के अंदर। उसके बाद में वो जो अब हम स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, तो वो उनके ऊपर अफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर है वो रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाती है। तो उससे भी अपन को वो हार्म है वो पहुंचेगा। फिर मैनेजमेंट की बात करें, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में मेंटेन प्रॉपर सैनिटाइजेशन। तो जहाँ पे भी उसको स्टोर करना है, ग्रेन को, अपने अनाज को जहाँ पे भी स्टोर करना है, तो स्टोर करने से पहले उस काइंड ऑफ रूम में जहाँ पे स्टोर करना है उसको पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन है वो करना होगा। पेस्टिसाइड्स का हो सके तो स्प्रे भी है वो करना होगा। पूरी दीवार है वो एकदम पैक होनी चाहिए, कहीं पे दरार नहीं होनी चाहिए। तो ये सब है वो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। और जिस पैकेज में हमें वो स्टोर करना है उस पैकेज को भी है वो स्टेरिलाइज करना चाहिए, सैनिटाइज है वो करना चाहिए। और इंश्योर करना चाहिए कि पूरे रूम में है वो कोई भी एग या फिर कोई इंसेक्ट्स कुछ भी ना हो पहले से ही है वो वहाँ पे।
देन इम्प्लीमेंटिंग गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, इस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट है वो कर सकते हैं। देन एम्प्लॉइंग फिजिकल कंट्रोल्स। ओके, सो अगर मान लो पेस्ट वगैरह कुछ हो भी गए, या फिर स्टोर करने से पहले उनको है वो हीट वगैरह करके है वो सुखा देना चाहिए। अगर वो नम है, अगर वो गेहूँ या फिर चावल नम है तो उसको धूप में सुखा कर है वो स्टोर करना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट या फिर फ्रीजिंग टेक्निक्स का है वो यूज़ करके उनको है वो यहाँ पे है वो करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज़ कर सकते हैं उनको रोकने के लिए, पेस्ट को। एंड जब भी नेसेसरी हो, जब भी ज़रूरत हो, तब हम इंसेक्टिसाइड्स को, फिर भी है वो स्टोर करने के बाद में अगर इंसेक्टिसाइड है वो आ जाते हैं तो बाद में बहुत सारे पेस्ट, लाइक एक पेस्टिसाइड है फ्यूमिसिन। फ्यूमिसिन इसका है वो यूज़ किया जाता है अगर स्टोर करने के बाद में भी है वो सारा कुछ है वो करने के बाद में भी अगर पेस्ट है वो इन्फेक्ट है वो कर दिया जाता है, बहुत सारा पेस्ट है वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो हम फ्यूमिसिन का यूज़ करते हैं। फ्यूमिसिन का स्प्रे पूरे अनाज में है वो स्प्रे करना पड़ता है फ्यूमिसिन का, तो और जिससे वो ये पेस्ट है वो रुक जाते हैं उनकी ग्रोथ, और पेस्ट है वो मर जाते हैं। लेकिन फ्यूमिसिन के स्प्रे के बाद में 90 डेज तक है उस अनाज को है वो यूज में नहीं लिया जाता है, उसको है वो आफ्टर 90 डेज ही उसको है वो यूज़ करना होता है फ्यूमिसिन के स्प्रे के बाद में। एंड मेलाथियोन होता है एक, मेलाथियोन को एज ए डस्ट उसके अंदर पूरा मिक्स करके अनाज में, या फिर मेलाथियोन का स्प्रे भी है वो कर सकते हैं, और वो अगर हम कर रहे हैं तो उसके 15 दिन तक है वो उसको अनाज को यूज़ में नहीं लिया जाता। तो ये सब कुछ प्रैक्टिसेस है जिससे वो कंट्रोल है वो हो सकता है। देन इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइबोलियम, सो सिंपल से इसकी लाइफ साइकिल है। यहाँ पे एक होते हैं 0.5 mm के लंबे लेंथ में अगर बात करें, ये एक होते हैं 0.5 mm लॉन्ग होते हैं ये एक, और स्टिकी होते हैं, और जो कि ग्रेन के ऊपर है वो चिपक जाते हैं। लाइक कोई भी ग्रेन मान लो गेहूं या चावल है उसके ऊपर ये एक से वो चिपक जाते हैं क्योंकि स्टिकी होते हैं। चिपकने के बाद में अगर उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड उनको अगर मिलता है तो वो 3 दिन के बाद में वो हैच हो जाते हैं, सारे के सारे एग है वो हैच हो जाते हैं। हैच होने के बाद में येलोइस वाइट कलर का वो लार्वा, ये आप लार्वा देख पा रहे हो, ये येलोइस वाइट कलर का लार्वा है वो अंडे से वो निकलता है, जो कि सिलेंड्रिकल होता है और कवर विथ फाइन हेयर यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स से वो ये कवर रहता है। और अगर अगेन लार्वा को अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता रहता है तो वो 16 दिन में है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि येलोइस वाइट कलर का प्यूपा होता है। देन अगेन प्यूपा को अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता रहेगा तो वो 5 दिन में है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काइंड ऑफ ये एडल्ट आप देख पा रहे हैं। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। अगर फीमेल अगेन हमने पहली बात की 200 से 300 से थोड़ा इंप्लीमेंट कर लेना, 300 से 400 एग है वो ले करती है फीमेल एक टाइम में। एंड इसकी लाइफ स्पेन है वो 5 से 8 महीने होती है एडल्ट की। एंड दोनों स्टेज इसकी, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो लार्वा, दोनों स्टेज है वो फिजिकली डैमेज पहुंचाती है ग्रेन्स को, जो अनाज होती है गेहूं चावल वगैरह, तो उसको वो दोनों स्टेज चाहे वो एडल्ट हो चाहे इसका लार्वा, दोनों स्टेज है वो अनाज को वो नुकसान है वो पहुंचाती है। सो अब बात करते हैं हम ट्राइबोलियम के बाद में राइजोपर्ता के बारे में, जो कि राइजोपर्ता का अगर क्लासिफिकेशन बात करें तो अगर ये भी है वो सेम ही इसका है वो ऑर्डर तक इसका क्लासिफिकेशन ट्राइबोलियम के जैसा का जैसा ही होता है। इसका फाइलम भी ऑर्थोपोड्स होता है, इसका सब फाइलम मैंडिबुलेटा होता है, और ट्राइबोलियम का भी सब फाइलम मैंडिबुलेटा होता है, राइजोपर्ता का भी। और राइजोपर्ता का भी क्लास ऑब्वियसली इंसेक्ट में आता है, इंसेक्टा क्लास में आता है, और इसका सब क्लास होता है टेरिगोटा। और ट्राइबोलियम का भी है वो टेरिगोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी विंग देखने को मिला था हमें, टेरिगोटा मतलब विंग्ड वाले जो इंसेक्ट होते हैं, और यहाँ पे भी विंग होता है। और इसका भी ऑर्डर है वो कोलियोप्टेरा होता है, और ट्राइबोलियम का भी ऑर्डर कोलियोप्टेरा है। यहाँ पे इसकी फैमिली बोस्टिकडी, यहाँ पे काइडी फैमिली है काइंड ऑफ, और जीनस इसका राइजोपर्ता, और इसकी स्पीसीज हम डोमिनिका के बारे में हम बात करेंगे, राइजोपर्ता डोमिनिका। और इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी लेंथ यहाँ पे दे रखी है 3 mm की लेंथ होती है, याद रखना 3 mm की, 3 mm की इसकी लेंथ होती है, और 1 mm तक इसकी है वो चौड़ाई होती है। विड्थ इसकी है वो 1 mm होती है, और 3 mm इसकी है वो लेंथ होती है। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, ऊपर से अगर इसको देखें तो इसका हेड पार्ट है वो नहीं दिखता, ऊपर से अगर इसको देखें तो थोरेसिक वाला पार्ट ही दिखता है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा थोरेसिक वाला पार्ट है,
एंड पीछे वाला एब्डोमेन वाला पार्ट। लेकिन हेड वाला पार्ट ऊपर से वो नहीं दिखता, ऊपर से अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा वो थोरेसिक वाला पार्ट है। एंड ये थोरेसिक के भी 3 पार्ट है, वो डिवाइड होते हैं। ये ऊपर वाला है वो प्रोथोरेसिक है, ये बीच वाला मीजोथोरेसिक है, और पीछे पीछे वाला मेटाथोरेसिक है। तो ये पूरा पूरा थोरेसिक वाला पार्ट है ऊपर वाला। और ये जो आगे वाला पार्ट होता है प्रोथोरेसिक वाला पार्ट, ये है वो कवर रखता है हेड को। प्रोथोरेसिक कवर हेड को ये कवर रखता है। और लेकिन इसको लाइक ऐसे साइड से देखे या फिर नीचे से देखे तो यहाँ पे इसका वो हेड दिखता है। ये थोरेसिक वाला पार्ट है, इसके नीचे हेड होता है, जो कि ऊपर से देखने से है वो इसका हेड पार्ट नहीं दिखता है राइजोपर्ता का, याद रखना। फिर इसके कलर की बात करें तो ये ब्लैक ब्राउन कलर का ये काइंड ऑफ है, वो आप सामने देख ही पा रहे हो कलर इसका। एंड इसके ये जो एंटीना है उसमें सेगमेंट होते 10 सेगमेंट से ये मिलके इसका एंटीना है वो बनता है, 10 सेगमेंट से ये मिलके बनता है। और कुछ सेगमेंट छोटे छोटे सेगमेंट यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, इस पे बेस पे कुछ सेगमेंट्स होते हैं ना। तो 10 सेगमेंट्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, तो टोटल 6 लेग्स यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। तो 3 पेयर है वो लेग है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और विंग देखने को मिलते हैं 2 पेयर, 2 पेयर ऑफ विंग्स है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे इलाइत्रा है, उसके नीचे विंग देखने को मिलता है, काइंड ऑफ 2 पेयर ऑफ विंग्स हम बोल सकते हैं। सो हैबिट एंड हैबिटेट्स की बात करें सो लार्वा इज़ मोर हार्मफुल। सो इसमें जो हालांकि दोनों एडल्ट एंड लार्वा दोनों हार्मफुल होते हैं अनाज के लिए। अपना जो अनाज होता है चाहे वो यहाँ पे ये ज़्यादातर वीट वीविल्स बोलते हैं उनको, तो ये लेज़र ग्रेन इनका कॉमन नेम होता है। राइजोपर्ता का कॉमन नेम याद रखना, अगर पूछ लिया जाए तो लेज़र ग्रेन बोरर बोलते हैं उसको, लेज़र ग्रेन बोरर्स, बिकॉज लेज़र की तरह ये उसको छेद कर देते हैं गेहूँ को। और ज़्यादातर गेहूँ को ही ये करते हैं, और दो सारे अलग अनाज को भी है वो करते हैं, अलग प्रकार के ग्रेन्स को भी, लेकिन ये गेहूँ को भी है वो ज़्यादातर ये करते हैं। लेकिन एडल्ट से ज़्यादा इसका लार्वा है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऑस्ट्रेलियन वीट वीविल्स भी इसमें ही आता है, और टेम्परेट रीजन में ये सबसे ज़्यादा वो देखने को मिलते हैं। थोड़े गर्मी वाले ज़्यादा इलाके में ये देखने को मिलते हैं, थोड़े से हाई टेम्परेचर पे थोड़े से। एंड ये वीट के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, साथ ही साथ जो मक्का राइस और मिलेट्स है उसके ऊपर भी इन्फेक्ट है वो कर सकते हैं। देन इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपर्ता, सो इसके जो ब्रीडिंग सीजन है इसकी मार्च से नवंबर तक होती है। तो मार्च से लेकर नवंबर तक ये ब्रीड कर सकता है, और मेल और फीमेल ब्रीडिंग करने के बाद में एग लेइंग करते हैं। और एडल्ट की लाइफ की स्पेन की बात करें तो ये 40 से 80 दिन तक ही इसकी एडल्ट की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पेन होती है। और इसके बीच में ये है वो रिप्रोडक्शन करते हैं मेल एंड फीमेल, जिससे वो एग प्रोड्यूस होता है। और ये एक ग्रुप में भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप हाईलाइट किए हुए एरिया को देख सकते हो, ग्रुप में भी दे सकते हैं, या फिर आप वो सिंगल भी ये अलग से अलग अलग करके एक एक करके भी अंडे है वो दे सकता है, ग्रुप में भी अंडे है वो दे सकता है। ओके, एंड 300 से 500 नंबर तक है ये अंडे है वो यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। यहाँ उसमें ट्राइबोलियम में हमने 300 से 400 देखा, यहाँ पे ये 300 से 500 तक है वो एग है वो लेइंग कर सकते हैं। और जो कि एग लेइंग करते हैं ये नियर द एम्ब्रियो ऑफ ग्रेन, तो जो भी अनाज होता है लाइक गेहूँ, उसके जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है बीच में, तो वहाँ पे ये काइंड ऑफ वो इसके एग है वो लेइंग है वो करते हैं। अगेन उसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें एग्स का, अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिलता है तो ये, या फिर हम बात करें समर में, लाइक मार्च में हमने कहा कि ये ब्रीडिंग करते हैं, तो उस वाले सीज़न में, समर वाले सीज़न में अगर एग हैच हो एग लेइंग कर देते हैं, तो समर वाले सीज़न में अगर एग है वो लेइंग कर देते हो उस, तो समर वाले सीज़न में 5 से 9 दिन तक है वो ये एग है वो 5 से 9 दिन के बाद में हैच हो जाते हैं। लेकिन विंटर में अगर नवंबर वाले सीज़न में ये ब्रीड करके एग लेइंग करते हैं, तो एग है वो हैच है वो 15 से 21 दिन बाद होता है। तो समय ज़्यादा लगता है सर्दियों में, कम टेम्परेचर में 15 से 21 दिन तक वो एग है वो हैच करने में लग जाता। तो एग हैच कर, देखो ये एग के है वो पीछे वाले रीजन में कुछ एरिया होता है, उस तरफ से वो एग है वो हैच होता है, और उसमें से है वो लार्वा निकलता है। और वो लार्वा जो ये लार्वा जो आप देख पा रहे हो,
ये पूरा ये लार्वा है, ये लार्वा का इमेज है। ये लार्वा है वो अनाज के अंदर है वो चला जाता है। लार्वा इन ग्रेन यानी अनाज के अंदर है वो चला जाता है। लाइक गेहूँ है तो गेहूँ के ये अंदर है वो ये चला जाता है गेहूँ के लार्वा बनने के बाद में, और वहीं पे उसको वो स्टार्च को वो खाता है। तो ये इसका लार्वा ज़्यादातर वो हार्मफुल होता है। एंड ये क्राउलिंग करते हुए ये चलता है, और यो जो स्टार्च है जो फूड जो ग्रेन के अंदर जो स्टार्च होता है उसको ये खाता रहता है। और इसमें लार्वा में है वो 3 से 4 मोल्टिंग प्रोसेस होती है। लाइक फर्स्ट मोल्टिंग के बाद में जो लार्वा है फर्स्ट इंस्टार लार्वा में बदलेगा, दूसरा मोल्टिंग होगा, फिर सेकेंड इंस्टार लार्वा में बदलेगा, फिर तीसरा मोल्टिंग प्रोसेस होगा। तो मोल्टिंग काइंड ऑफ इसके आउटर लेयरिंग है वो हटती जाती है। तो ऐसे 3-4 मोल्टिंग प्रोसेस होती है। और अंडे से हमने देखा कि अगर समर सीजन है तो यहाँ पे हमने वो 5 से 9 दिन बाद में अंडा है वो हैच होकर लार्वा बना रहा था। और लार्वा भी है वो अगर उसको 23 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा तो वो 50 दिन में वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा। लेकिन समर वाले सीजन में मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसको लार्वा को मिल रहा है तो वो 28 दिन के अंदर है वो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो 28 दिन में है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और अगेन ये प्यूपा के स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। सो ये प्यूपा है वो 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड में है वो 3 से 7 दिन में ये प्यूपा वो एडल्ट में बन जाता है। क्योंकि ये प्यूपा थोड़ा बहुत एडल्ट जैसा ही दिख रहा है तो ये 3 से 7 दिन में है वो एडल्ट में है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी लाइफ में अगेन हमने बात की 40 से 80 दिन तक है वो होती है। और कंट्रोल पेस्ट की अगर हम बात करें वही जो सेम ट्राइबोलियम में जो हमने पढ़ा था वही है वो सेम मेथड है वो इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्यूमिसिन और मेलाथियोन का स्प्रे वो कर सकते हैं जब अगर स्टोर ग्रेन के ऊपर कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन है वो बढ़ गया हो। लेकिन स्टोर करने से पहले रूम को स्टेरिलाइज करके है वो पेंट स्प्रे है वो सब है वो यहाँ पे वो देखा जाता है। पैकेजिंग को वो स्टेरिलाइज करना तो वो सब ट्राइबोलियम में हमने जो देखा था वही है वो यहाँ पे कंट्रोल मेथड होता है। ये आप लेजर ग्रेन बोर्ड जो कि राइजोपरथ है तो ये लेजर जैसे काइंड ऑफ उसको गेहूँ लाइक ये गेहूँ है तो गेहूँ को इस प्रकार से ये इन्फेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं तीसरे पेस्ट के बारे में, सीटोफिलस ओराइजी के बारे में, जिसे कॉमनली राइस वीविल भी बोलते हैं। सो ये राइस के ऊपर मोस्टली राइस के ऊपर ये इन्फेक्ट है वो करता है। सो इसका भी क्लासिफिकेशन एकदम सिमिलर ही है। जो पीछे हमने 2 पेस्ट हमने देखे उसके जैसे ही है वो ऑर्डर तक एकदम सिमिलर है। फाइलम इसका भी ऑर्थोपोड्स है, सब फाइलम मैंडिबुलेट्स है, क्लास इंसेक्टा है और इनमें बिकॉज विंग प्रेजेंट होते हैं सो सब क्लास इसका टेरिकोटा है। एंड ऑर्डर कोलियोप्टेरा है एंड जीनस सीटोफिलस है एंड स्पीसीज इसकी ओराइजी के बारे में हम बात करें। सेम इंट्रोडक्शन सब पेस्ट का ऑलमोस्ट तीनों पेस्ट सेम ही काम करते हैं बिकॉज स्टोर फूड पे है वो स्टोर ग्रेन के ऊपर ये अटैक करते हैं तो इंट्रोडक्शन सिमिलर ही रहेगा। द राइस वीविल इज स्टोर प्रोडक्ट पेस्ट विच अटैक सीड ऑफ सेवरल क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट राइस एंड मेज। तो ये गेहूँ मक्का और चावल के ऊपर है ये इन्फेक्ट है वो करते हैं। और इनके अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें अगर कैसे पहचाने हम उनको देख कर कि ये राइस वीविल है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ की बात करें तो ये 3.5 mm तक है वो लंबा यहाँ पे होता है। इसकी लंबाई है वो 3.5 mm तक होती है, 2.5 to 3.5 mm तक ये है वो लंबा होता है। लेकिन इसमें अगर डिस्टिंक्ट अगर अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो माउथ के आगे है वो माउथ वाला पार्ट आगे एक्सटेंड होके रोस्ट्रम वाला पार्ट बनाता है। सो रोस्ट्रम वाला पार्ट बनाता है जो जिसकी लंबाई है वो रोस्ट्रम की 1 mm तक होती है। सो 1 mm का रोस्ट्रम होता है जो कि एक्सटेंडेड पार्ट ये माउथ के आगे काइंड ऑफ प्रोबोसिस हम बोल सकते हैं, प्रोबोसिस वाला पार्ट। तो रोस्ट्रम वाला पार्ट होता है 1 mm का तो वो अलग से ही दिखाई दे जाता है आगे निकला हुआ। देन इसमें अगेन एंटीना होते हैं जो कि पीछे वाले 2 पेस्ट में भी होता है। एंड 3 पेयर ऑफ लेग यहाँ पे है वो देखने को मिलते हैं इसमें भी। और यहाँ पे विंग अगेन 2 पेयर ऑफ विंग देखने को मिलेंगे, 3 पेयर ऑफ लेग मिलेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला जो विंग होता है जो कि पूरे अब्डोमेन वाले पार्ट को वो कवर किए रखता है वो वाला विंग काइंड ऑफ एकदम हार्ड होता है, एकदम हार्ड काइटिन का बना हुआ होता है, स्केलेटिन प्रोटीन एंड काइटिन का बना होता है जिसे इलाइट्रा बोलते हैं। एंड अगेन वो हार्ड होता है और लॉन्गिट्यूडनल राइज भी इसके ऊपर है वो देखने को मिलते हैं, उभार और ग्रूव वो इसके ऊपर है वो देखने को मिलते हैं। अगर इसको जूम करके देखें तो ये जो इलिट्रा इसके ऊपर ये जो उभार है वो देखने को मिलते हैं, राइजेस देखने को मिलते हैं एंड ग्रूव्स देखने को मिलते हैं।
एंड इसका कलर की बात करें सो ये रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पे देखने को मिलता है और सिलेंड्रिकल इसका शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है और रेडिश ब्राउन कलर का ये यहाँ पे होता है। सो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर इसके हैबिटेट्स की बात करें ये कहाँ पे, ऑल्दो ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में ही वो देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली ये एशिया में देखने को मिलता है और एशिया में भी इंडिया में ये है वो बहुत है वो देखने को मिलता है। राइस विविल राइस जो स्टोर राइस के ऊपर है ये इन्फेक्ट वो करता है। बाकी अफ्रीका, नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में भी ये देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका भी है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बिकॉज ये हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन इकोनॉमिक के लिए, ह्यूमन काइंड ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन जो इसके है वो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। तो ये इसके हार्म्स है वो हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ते हैं, जो कि सिमिलर से ही होते हैं तीनों पेस्ट के। लाइक डैमेज टू स्टोर ग्रेन्स, तो स्टोर ग्रेन्स को वो डैमेज करेगा, ओके। एंड उसका जो स्नाउट वाला पार्ट है, जो रोस्ट्रम वाला पार्ट है, उसकी वजह से वो है वो ग्रेन्स में, अनाज में है वो छेद कर देता है और छेद करके उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है काइंड ऑफ अनाज को, और छेद करके उस अनाज के अंदर अपने एग को वो लेइंग करता है, अपने एग को वो डिपॉजिट करता है उस अनाज के अंदर। लाइक अगर गेहूँ है या फिर चावल है तो चावल में थोड़ा सा पोर क्रिएट करेगा बाय द हेल्प ऑफ दियर स्नाउट एंड रोस्टम पार्ट। सो वो उससे वो पर्च करके छेद करके उसके अंदर है वो अपने एग है वो लेइंग कर देता है। फिर उस एग से वो लार्वा बनते हैं, वो लार्वा उसके अंदर से उसका स्टार्च वाला पार्ट है वो खा देते हैं। देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी लॉस। सो इनके ऊपर इन्फेक्ट अगर कोई करेगा तो करके है वो उसका वेट लॉस भी करा देगा। सो उसमें वेट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा बिकॉज पाउडर है वो काइंड ऑफ पाउडर बना देगा सारा अनाज का। तो पाउडर बना देगा तो जो बीज था काइंड ऑफ ये सीड ही होते हैं, लाइक गेहूँ है और चावल है, तो उनका अगर पाउडर बना देता तो जो गेहूँ या फिर चावल जो सीड है उनका जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो भी है एकदम वो रिड्यूस हो जाता है। जर्मिनेशन कैपेसिटी वो उसको आगे हम जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं उस सीड को, तो वहाँ पे है वो एग्रीकल्चरल लॉस भी है काइंड ऑफ वो देखने को मिलता है। सो और टेस्ट एंड स्मेल में तो लॉस होता ही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है वो एकदम रिड्यूस हो जाती है। देन इस थर्ड पॉइंट है इसका रैपिड रिप्रोडक्शन एंड स्प्रेड। तो ये बहुत ही ज़्यादा वो रैपिड रिप्रोडक्शन करते हैं, लगभग 300 से 400 एग्स है वो एक बार में ये फीमेल है वो अपनी लाइफ टाइम में वो देती है, लेइंग करती है। और एडल्ट की भी लाइफ टाइम है वो कम ही होती है, 4 से 5 महीने की ही होती है एडल्ट की, 4 से 5 महीने में ही है वो एडल्ट फीमेल एडल्ट है वो 300 से 400 एग है वो लेइंग कर देती है। सो और हर एक एग से है वो एक लार्वा और प्यूपा और एडल्ट है वो बनता है। फिर कंट्रोल मेजर ये सेम ही रहता है, पीछे दो हमने पेस्ट के जो कंट्रोल मेथड पढ़े थे एकदम सेम ही होता है। देन लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, सो लाइफ साइकिल की, सो एडल्ट है वो एग लेइंग करता है, एग लेइंग भी है वो हर एक अनाज में एक एक एग है वो लेइंग करता है। लाइक एक अगर गेहूं का दाना है तो इसके अंदर पर्च करेगा अपने रोस्ट्रम से, एक छेद क्रिएट करेगा, पोर क्रिएट करेगा, उस गेहूं के अंदर है वो एक एग को है वो ले करेगा, ऐसे करके वो 300-400 अपने एग है वो लेइंग कर देता है अलग अलग काइंड ऑफ ग्रेन के मॉलिक्यूल्स पे, ग्रेन के एक एक ग्रेन पे, सो इंडिविजुअल पे। और इसका एग है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। और सो ग्रेन के अंदर एग डिपॉजिट करने के बाद में उस ग्रेन को वो आउटर साइड से वो कवर कर देता, बंद कर देता, उसको कवर कर देता है ग्रेन को बाय द जिलेटिनियस सब्सटेंस, ओके। सो अनाज के अंदर वो एग लेइंग करके अनाज को ऊपर से वो बंद कर देता है जिलेटिनियस सब्सटेंस से। एंड एग के इंक्यूबेशन के बाद में यहाँ पे वो लार्वा बनता है एग से। सो लेगलेस लार्वा होता है एंड वाइट इज सॉफ्ट लार्वा यहाँ पे वो देखने को मिलता है। एंड जो कि है वो अनाज के अंदर जो ग्रेन के अंदर का जो स्टार्च पार्ट है उसको यूज़ करता है, उसको फीड करता है। एंड ऑलमोस्ट 3 मोल्टिंग के बाद में वो है वो प्यूपा में है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो लार्वा देन है वो प्यूपा में है वो कन्वर्ट हो जाता है। लगभग काइंड ऑफ लार्वा है 20 से 25 दिन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं लार्वा है, उसके बाद में प्यूपा में है वो कन्वर्ट हो जाता है। देन प्यूपा भी है वो लगभग 5 से 10 दिन के बाद में एडल्ट में है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये आप प्यूपा की इमेज है वो देख पा रहे हो, ये यहाँ पे वो ये प्यूपा है, ये अनाज के अंदर है वो प्यूपा है ग्रेन के अंदर। और ये प्यूपा है वो यहाँ पे एडल्ट में बन गया है। अब एडल्ट में जो पोर क्रिएट हुआ है
अनाज के अंदर, ग्रेन के अंदर, उस ग्रेन से है वो, ये पोर से है वो, ये बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो इससे है वो, ये बाहर निकल जाता है। देन ये यहाँ पे एडल्ट, प्रॉपर एडल्ट को आप देख पा रहे हो। सो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है। सो सो इस वीडियो के आपको नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, नोट्स आपको वो मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप चैनल पे जाके बीएससी या फिर एमएससी की रिलेटिव वीडियो और भी पढ़िए तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।